ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी दोस्तों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग अपने गवर्नर्स को पढ़ रहे थे, यानी जो ब्रिटेन इनके अभी तक भारत में रहे गवर्नर जनरल्स थे उनको पढ़ रहे थे। गवर्नर्स को पहले देखा था, अब गवर्नर जनरल्स को देख रहे थे। उसी क्रम में अब हमारे पास गवर्नर जनरल्स के एक तरह से कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को देखना है जो पहले तो बंगाल का गवर्नर रहता है और फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो अभी तक आपने देखा था लॉर्ड एम्सहर्ट को, अब देखना है हमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। जरा देखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। ये जो 1828 से 1835 है, ये इसका शासनकाल दो चीज़ों के लिए बटा हुआ है। पहले 1828 से लेकर 1833 तक ये सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके साथ साथ ही 1833 में एक्ट आया और उस चार्टर एक्ट के बाद 1833 से 1835 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का ये पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत ही घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मजा तभी आएगा जब आप हिस्ट्री को मेरे साथ इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये दो पदों के लिए जाना गया। ये बंगाल का आखिरी यानी अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। जब आप समझ गए कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, क्योंकि अभी तक अब भारत का जो क्षेत्र था यानी अंग्रेजों का जो अभी तक क्षेत्र था वो बहुत बड़ा हो चुका था। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जितने क्षेत्र थे लगभग सब के सब इनके एक तरह से प्रभाव में थे। कोई भी राजा रजवाड़ा ऐसा बचा नहीं था जो अंग्रेजों के हाँ में हाँ ना मिलाना चाहता हो, सभी ऐसे हो गए थे। यानी अभी तक भारत की हर एक व्यवस्था अंग्रेजों के अकॉर्डिंग अब चलने लगी थी। इसके साथ साथ ही बर्मा का भी आधा हिस्सा अंग्रेजों के पास आ गया था। इसके साथ कुमाऊं, गढ़वाल, ये सभी क्षेत्र, गोरखे जो थे वो सब अंग्रेजों के पास आ गए थे। यानी नेपाल का भी एक बड़ा हिस्सा भारत में आ गया था। तो अब ये अंग्रेजों के शासन क्षेत्र में, तो अब ये क्या हुआ कि अब इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना लाजमी था। ये 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके पहले 20 वर्ष पहले 1813 का चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट 20 वर्षों पर आते थे और इनमें चार्ट के रूप में एक मांगे लिखी गई होती थी, तो वो भी आपको देखनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के रूप में अगर कुछ समझना है तो इसके बारे में याद रखना, ये यूरोप के ही एक बड़े ही उदार व्यक्तित्व रहे जेम्स मिल, उनसे बड़ा प्रभावित था। तो जेम्स मिल के विचारों को लेकर के भारत में आया। तो ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा गवर्नर जनरल जेम्स मिल के विचारों से प्रभावित था या जेम्स मिल का अनुयायी था। तो ध्यान रखना, जेम्स मिल का अनुयायी, बहुत उदार व्यक्तित्व के थे जेम्स मिल, उनके विचारों से सहमत था और उसी के आधार पर ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर पहले बार आया। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है ये सैन्य पृष्ठभूमि से था, क्लर्क के रूप में इसने अपना जीवन शुरू किया था और इंग्लैंड की एक पार्टी थी उससे यानी एक दल से संबंधित था। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न इसी तरह से पूछता है, जब अच्छे पूछता है इनमें से कौन सैन्य पृष्ठभूमि से नहीं था, तो सैन्य पृष्ठभूमि से था।
फिर इसके बाद में उदार तो था ही था क्योंकि जेम्स मिल के विचारों से प्रेरित था। इसके साथ साथ एक विग पार्टी थी ब्रिटेन की, उससे संबंधित था, सदस्य था, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इसने भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए, हमें उन पर भी चर्चा करनी है। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ ऐसे कदम रहे जो भारत में अभी तक कोई भी एक तरह से कार्य नहीं किया गया था। जैसे इसने धार्मिक रूप से पहली बार भारतीयों में एक कह सकते हैं विद्रोह पैदा करने की कोशिश की। इसके कुछ समय पहले भारत आया था, याद करिए, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपसे प्रश्न जरूर पूछता कि बेंटिक को आपने पहले कब सुना था, तो आप सब बताते कि हाँ सर सुना था मैंने इसको, क्योंकि इसके समय ही मद्रास में एक बेल्लौर विद्रोह हुआ था। याद करिए, बिल्लौर या बेल्लौर का विद्रोह जो अभी आपने देखा था, बताया गया था, ये इसी के समय हुआ था जब धार्मिक चिन्हों पर इसने रोक लगा दी थी। उपसेनापति हुआ करता था, धार्मिक चिन्हों पर रोक, बताया गया था। ये जो बेल्लौर था ये तमिल के क्षेत्र में पड़ता था, यानी मद्रास के क्षेत्र में पड़ता था, बताया गया था। तो इस तरह करके पहले, यानी इसके पहले भारत आ चुका था। 1803 से 5 के बीच की ये घटना थी जब आपको बताया गया था कि इस समय ये आया था, और करीब 25 वर्ष बाद ये फिर से भारत में अब आया, लेकिन गवर्नर जनरल बन के। तो इस तरह करके विग पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ भारत से पहले से रूबरू था। जब इसको गद्दी मिली, यानी गवर्नर जनरल की सीट पर ये आया, तो इसने भारत की कुछ स्थितियों को समझने की कोशिश की, लेकिन ये स्थितियां वास्तव में इसके लिए उल्टी साबित हुई। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय की सलाह पर इसने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया। सबसे एक तरह से कह सकते हैं सुधार तो बहुत बड़ा था। सती प्रथा गलत कानून था, लेकिन भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी एक विद्वेष की भावना को रखते हुए इसको एक गलत कदम बता दिया। ध्यान से समझना, 1829 में सती प्रथा पर रोक। ये रोक जो हुई थी राजा राम मोहन राय की सलाह पर हुई थी, ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय की सलाह पर इसने कुछ काम जो किए हैं, कहे तो सुधार जाते हैं, लेकिन भारतीय अभी तक अंग्रेजों की एक तरह से इतनी यातनाएं सह रहे थे कि उनके सुधार भी अब उनको दुर्भर लग रहे थे। इसके साथ साथ ही उसने इसको बंगाल नियम 17 के तहत एक कानूनी दर्जा भी दिलवा दिया कि अब अगर कोई भी सती प्रथा को करेगा तो उसे बंगाल नियम 17 के तहत दंडित किया जाएगा। बंगाल नियम 17 के तहत। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछता और आप अपने मन से बताइएगा, बंगाल नियम 21 में क्या था? मैंने आपसे पूछा था पिछली क्लास में, पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको डिस्कस जरूर किया होगा, तो उसमें बंगाल नियम 21 के बारे में जरूर चर्चा की होगी। तो आपको बताया गया था कि बंगाल नियम 21 क्या था? बताया गया था शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी, बताया गया था बंगाल नियम 17 के तहत। तो ध्यान, बंगाल नियम 21 के तहत ये बंगाल नियम 17 था जिसमें सती प्रथा को बैन कर दिया गया, और अगर अब कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद बेंटिक ने ही ठगों का उन्मूलन किया है। ठग जो होते थे, अब क्योंकि रोजगार सेना से बाहर हुए और कई प्रकार के लोग जो ठगी किया करते थे, इसके शासनकाल में कुछ ज़्यादा ही थी, तो इसने ठगों का उन्मूलन किया है। प्रश्न यही पूछा गया है, ठगों का उन्मूलन किसने किया? तो ठगों का उन्मूलन बेंटिक ने ही किया है। ठगों का उन्मूलन करने के लिए एक सीबीआई जांच की तरह जैसे इंस्पेक्टर होता है, स्लीमैन नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया इसने। स्लीमैन को दायित्व सौंपा। ये भेष बदल बदल कर जाता था और ठगों की पहचान करता था। इसके साथ साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही एक अर्धसैनिक बल असम राइफल का गठन हुआ है। ध्यान रखना, ये भारत का सबसे पुराना
एक तरह से कह सकते हैं अर्धसैनिक बल है, जो 1835 में गठित किया गया। ध्यान रखना 1835 में अर्धसैनिक बल के रूप में असम राइफल का इस बेंटिंग ने गठन किया है। 1835 में असम राइफल का गठन भारत का पहला अर्ध सैनिक बल था। वर्तमान में सबसे पुराना है और पहला भारत का यही अर्धसैनिक बल था। इस अर्धसैनिक बल को गठित करने के साथ साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक और सुधार जो सबसे महत्वपूर्ण था, अभी तक सामने एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा था कि भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम से दी जाए। तो ये दायित्व भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के सिर पर ही आया, क्योंकि गवर्नर जनरल के रूप में इसको इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहा। कहा जाता है जब इसके सामने शिक्षा के लिए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि किसके इस भाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि बैलेंस जो है पैसा वापस चला जाता है, तो इसने 1835 में एक अंग्रेज कह सकते हैं एक गठन किया एक समिति का। ध्यान रखना, पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने एक मेडिकल कॉलेज भी बनवाया है कलकत्ता में, वो भी नोट कर लीजिएगा कि कलकत्ता में इसने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। फिर इसके बाद 1835 में इसने दो काम किए शिक्षा के लिए। एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनवाया, प्रश्न पूछा गया है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज। याद करिए इसके पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनवाया यानी डॉक्टरी के लिए। इसके साथ साथ ही 1835 में ही इसने अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया, यानी अब राजभाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी और भारत के 99% लोग हिंदी भाषा यानी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले थे। 1% ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी को जानते थे, बोल सकते थे। उनके ऊपर 99% के ऊपर ये थोप दी गई। फिर इसके बाद निचले पदों पर इसने कह सकते हैं कुछ लोगों को नियुक्त किया और हर वर्ष अंग्रेजों का करोड़ों रुपया बचाया। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने निचले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की है? निचले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की और अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ रुपए वार्षिक बचाता था। 1 वर्ष में अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ रुपए इसने बचाए हैं, तो ये करोड़ों रुपए बचा लेता था। इसके साथ साथ ही जब ये शिक्षा इंग्लिश को इसने 1835 में लागू किया तो उसके लिए एक समिति बनी थी 1833 में। इस पर प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन था? इस समिति में सदस्य कौन कौन से थे? तो उनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। यह प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है और ये 1833 का विवाद था। आंग्ल मतलब अंग्रेजी, प्राच्य मतलब भारत की प्राचीन भाषाएं, और ये विवाद था। ध्यान रखेंगे ये इंग्लिश का था और ये भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाएं जो थी वो थी प्राच्य। इसके लिए कहा गया अंग्रेजी को जब राजभाषा बनाया जा रहा था तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, यानी आंग्ल प्राच्य विवाद समिति एक बनी। ध्यान रखना, आंग्ल प्राच्य विवाद समिति। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लॉर्ड
मैकाले को बनाया गया। लॉर्ड मैकाले को जब अध्यक्ष बनाया गया तो ये तो अंग्रेजी को पहले से ही मान्यता देने के पक्ष में था, इसके पहले भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। विल्सन, प्रिंसिप और ट्रेवेलियन नाम के इसमें 3 व्यक्ति और थे। विल्सन, प्रिंसिप, ध्यान रखना, विल्सन, प्रिंसिप और एक व्यक्ति तीसरा जो था ट्रेवेलियन। ये तीनों अंग्रेज थे। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था, यानी ये जो समिति बनी थी 1+3 मेंबर्स की थी, ध्यान रखना। इस समिति में विलियम प्रिंसिप यानी विल्सन और प्रिंसिप, इसके साथ मैकाले, ये तीनों मिलकर अंग्रेजी को शिक्षा बनाना चाहते थे, यानी इन्होंने इंग्लिश को राजभाषा बनाने का पक्ष लिया। जबकि ट्रेवेलियन जो था ये अंग्रेज होते हुए भी चाहता था कि भारतीय भाषाओं में ही भारतीयों को शिक्षा दी जाए, यानी भारतीय भाषाओं का पक्ष लिया। जबकि इसी के इंग्लिश के पक्ष में राजा राम मोहन राय भी थे, ध्यान रखना, राजा राम मोहन, इन्होंने भी अंग्रेजी का ही पक्ष लिया है। तो इस तरह अंग्रेजों को मुद्दा मिल गया कि भारतीयों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को राजभाषा बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में मानना ये था इन लोगों का कि यही, अभी आप देखेंगे एक सिद्धांत पूछा गया है पेपर में कि कुछ लोगों को शिक्षित करो, यानी जो बड़ा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उसको और शिक्षित करो और इंग्लिश में उनको ज्ञान दो। इसके साथ साथ ही जो वो वर्ग होगा यानी शिक्षित वर्ग होगा, वो अंग्रेजों की एक तरह से अवाभगत भी करेगा और अंग्रेजों की एक तरह से हुजूरी भी करेगा, साथ ही साथ वो अन्य लोगों के ऊपर शासन भी करेगा, यानी अन्य भारतीयों के ऊपर हावी रहेगा। यही अधो निस्कंदन का सिद्धांत है। पेपर में प्रश्न ऐसे ही पूछा गया कि ये सिद्धांत क्या होता है, तो अधो निस्कंदन का सिद्धांत, यानी एक वर्ग को शिक्षित करो और बाकी पूरे वर्ग दबते चले जाएं। एक वर्ग को शिक्षित करो, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई थी भारत में। और आज भी जाति व्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा हावी है भारत के ऊपर। ध्यान रखना, इतना भारत को किसी विदेशी ताकत ने क्षति नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाया, जितना भारत को जाति व्यवस्था ने नुकसान पहुंचाया है। ध्यान रखेंगे, अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे कि जाति ने आखिर हमें दिया क्या है, हम क्यों जाति के पीछे आज भी कट रहे हैं, मर रहे हैं, और आज भी हमें एक तरह से जाति के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर अधो निस्कंदन का यही सिद्धांत था कि एक वर्ग को शिक्षित कर दो जो उच्च वर्ग है, और उसके बाद वो पूरे समुदाय के ऊपर शासन करेगा। ध्यान रखना, तो ये बहुत एक गलत परंपरा थी और इसी के साथ साथ ही ट्रेवेलियन इसका विरोधी बन गया है। ट्रेवेलियन ने कहा भारतीय भाषाओं के पक्ष में मैं कहूँगा कि उनको ज्ञान दो, क्योंकि 99% जनता जो है वो हिंदी या अन्य भाषाओं को जानती है, तो उनके पक्ष में दो। लेकिन 1% एक तरह से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, यानी जो उच्च वर्ग है वही सिर्फ जानता है और बाकी निम्न वर्ग तो ये दूर दूर से ABCD भी नहीं जानता। तो अब समस्या ये, अब आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो जो बहुत बुजुर्ग लोग होंगे उनसे अगर कह दीजिए ABCD सुना दीजिए चाचा, तो वो भी सुनाने में बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश अभी भी समझ में नहीं आती। दूर दराज के क्षेत्रों में इंग्लिश अभी भी हमारे एक तरह से कह सकते हैं स्कूलिंग से तक बाहर है, बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर लागू करने का मतलब क्या था, यानी ये घटना तब की है करीब आज से 200 साल पहले की, तब तो भारत की स्थिति और भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर ये लागू कर दिया गया, यानी यही अधो निस्कंदन का सिद्धांत था। अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया गया और यही था आंग्ल प्राच्य विवाद, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय उत्पन्न हुआ था। आगे चल करके इसमें जब लागू कर दिया गया तो फिर इसके साथ साथ एक शब्द जन्म ले गया कि काले अंग्रेज। काले अंग्रेज वही लोग होते थे जो भारतीय होते थे, क्योंकि भारतीय काले होते हैं, और उन्होंने इंग्लिश सीख ली, यही काले अंग्रेज कहे गए। इन्होंने लाल फीताशाही को ही जन्म दिया है और भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ ही बेंटिक के समय की कुछ अन्य घटनाएं भी हैं, जैसे बेंटिक प्रेस के ऊपर एक कह सकते हैं स्वतंत्रता रखना चाहता था। प्रेस यानी हमारी मीडिया जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। तो ध्यान रखेंगे,
जबकि इसका ही उत्तराधिकारी चार्ल्स मेडकॉफ आता है, वो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा देता है। ध्यान रखना, बेंटिक प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर, और इसी का उत्तराधिकारी यानी इसके बाद आता है चार्ल्स मेडकॉफ। वो क्या करता है, वो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा देता है। तो वो उसके शासनकाल में देखेंगे। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ये था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ साथ ही फिर इसके बाद मैकाले कहता था एक तरह से कि मैंने जो शिक्षा नीति लागू की है उसके बारे में कहा जाता है। मैकाले ने बेंटिक के बारे में एक वाक्य कहा है, वो बहुत बार पेपर में पूछा गया ऐसे एज इट इज, तो नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। मैकाले के अनुसार बेंटिक ने पूरब की तानाशाही में पश्चिम मतलब ब्रिटेन, पश्चिम के उदार मूल्यों को भर दिया। अंग्रेज अपने आप को हमेशा उदार बताते थे और भारतीयों को कहते थे बड़े कट्टर हैं, काट मार किया करते हैं। तो इस तरह करके इसकी एक विचारधारा थी। फिर इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही एक एक्ट आया है 1833 का, चार्टर एक्ट, उसे हमें समझना है। तो अब हमें समझना है 1833 का चार्टर एक्ट। हेडिंग डाल लीजिए आप। अठारह 1833 का चार्टर एक्ट देखने में तो अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही चर्चा करेंगे। जैसे आपको 1813 का चार्टर एक्ट बताया गया था कि उसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ साथ ही उसमें यह तय किया गया था कि चीन और चाय के साथ कंपनी का व्यापार चलता रहेगा, उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन इसमें क्या किया गया, चीन और चाय से भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा इसका प्रावधान था कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर रखे जाएंगे पुनः, क्योंकि अभी तक 33 तक एक्ट बन के तैयार ही नहीं हुआ था। 1 लाख रुपए शिक्षा पर, शिक्षा किस माध्यम से दी जाए ये अभी तक तय नहीं हुआ था। फिर आगे चलकर 1835 में जब समिति ने एक तरह से लागू किया 2 वर्षों बाद, तब वो तय हुआ था, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही एक विधि सदस्य यानी कानूनी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। तो विधि सदस्य को अस्थायी रूप से भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया।
गवर्नर जनरल की परिषद को आप सब जानते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद क्या थी? परिषद में आपको बताया गया था कि सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। 1884 से ही तय हो गया था कि इसकी जो परिषद होगी उसमें सदस्यों की संख्या 3 होगी मात्र। और अब एक विधि सदस्य को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। यानी अभी भी अगर पूछे कि सदस्यों की संख्या कितनी है तो 3, अभी स्थायी नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी अस्थायी है। तो इस तरह करके ये एक विधि सदस्य को अस्थायी रूप से एक तरह से नियुक्त किया गया। और इसके बाद में इस पद पर लॉर्ड मैकाले को ही नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि वही एक तरह से अभी तक कानून के रूप में बना ही रहा था सब कुछ। तो लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बना दिया गया, ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ साथ लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में एक तरह से बना दिया गया। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी कुछ चीज़ें और बड़ी प्रमुख थी, जैसे कहा जाता है कि इसमें दास प्रथा को रोकने का एक तरह से प्रयास किया गया। दास प्रथा को समाप्त करने की एक मंशा व्यक्त की गई, अभी समाप्त नहीं हुआ, जरा समझना। दास प्रथा को समाप्त करने की मंशा व्यक्त की गई। ये कब किया जा रहा है? इस एक्ट में मंशा व्यक्त की गई है। दास प्रथा को समाप्त करने की मंशा व्यक्त की गई। स्लेवरी सिस्टम इज बैंड, यहाँ पर ये कहा गया कि अभी सिर्फ मंशा व्यक्त की जाएगी। स्लेवरी सिस्टम जो है उसको बैन करने की मंशा प्रकट की जा रही है, सिर्फ इसमें एक इच्छा व्यक्त की गई, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो अस्थायी आपको दिख रही होंगी, चाहे वो कानून हो या फिर इसके साथ साथ ही आप देखें विधि सदस्य को अस्थायी रूप से मान्यता दी गई, ये भी यानी एक कानून जो था ये भी क्या था? एक अस्थायी था। फिर इसके बाद दास प्रथा जो थी वो भी एक तरह से अभी कंफर्म नहीं थी, सिर्फ मंशा व्यक्त की गई थी। इसके साथ साथ ही इसमें केंद्रीकरण की भावना को जोड़ दिया गया। केंद्रीकरण की भावना क्या थी? अभी तक आपने 3 प्रेसिडेंसियों को जो बड़ी थी वो अंग्रेजों की सुनी थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये एक ट्रायंगल चलता था अंग्रेजों का कि जो भी नियम बनते थे वो बॉम्बे, इसके बाद मद्रास और ये कलकत्ता, ये 3 क्षेत्र हुआ करते थे। कहा जाता है इस अधिनियम के बाद, इस 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो केंद्रीय अधिकार थे वो कलकत्ता शिफ्ट कर दिए गए। यही था केंद्रीकरण की भावना, केंद्रीकरण पर जोर। क्यों जोर दिया गया केंद्रीकरण पर? बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी इनके आर्थिक मामलों से जुड़े जितने भी बिल होते थे अब वो कलकत्ता से पास होंगे, यानी इनके आर्थिक और जितने राजनीतिक अधिकार थे वो सब छीन लिए गए और वो कलकत्ता शिफ्ट कर दिए गए थे। यही थी केंद्रीय एक तरह से करें करण की भावना। तो आर्थिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए और वो अब कलकत्ता के कह सकते हैं आप लिए शिफ्ट कर दिए गए। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। फिर इसके बाद कहा गया नियम 87 के तहत इसमें एक योग्यता का सिद्धांत भी दर्ज किया गया। योग्यता का सिद्धांत क्या होता था जरा समझ लीजिए। जो मैं नियम बता रहा हूं, जैसे बंगाल नियम 17 बताया, बंगाल नियम 21 बताया, इसी तरह एक बंगाल नियम 87 है। इसमें योग्यता का सिद्धांत दिया गया है, योग्यता का सिद्धांत। तो बंगाल नियम 87 के तहत योग्यता का एक सिद्धांत था, वो भी इसी 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार उल्लिखित किया गया। ये योग्यता का सिद्धांत आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा समझना है। जो योग्य व्यक्ति होगा
उसको शासन में और प्रशासन में शामिल किया जाएगा। ये सिद्धांत, योग्यता का जो सिद्धांत है, इसे क्रांतिकारियों ने, यानी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत बढ़-चढ़ करके प्रयोग किया है। कहा जाता है इस योग्यता के सिद्धांत के तहत भगत सिंह जेल में जब थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योग्य है उसको पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलती हैं, उसको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती हैं, न्यूज़पेपर नहीं मिलते हैं। ये किस सिद्धांत को तुम हमें जो दे भी चुके हो और दे भी नहीं रहे हो? तो इन सब सिद्धांतों का क्रांतिकारियों ने बहुत प्रयोग किया है। ये वो हथियार थे जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए और इन्हीं के द्वारा भारतीयों ने अपनी जंजीरों को काट दिया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये कानून नहीं है, सिर्फ ये देश की आज़ादी के वो पहलू हैं जो आगे चलकर आपको बहुत अच्छे से, अभी यही प्रश्न बन के सामने कई बार प्रश्न पूछा गया, बंगाल नियम 87 क्या था। अब महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दे लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसी तरह सत्येंद्र नाथ बोस नाम का एक व्यक्ति पहली बार भारत का ICS बना था। इसी योग्यता के सिद्धांत के तहत उसको ICS की गद्दी मिली थी। नहीं, अभी तक ये संभव नहीं था, भारतीयों को ICS के पद मिलते ही नहीं थे। तो पहला ICS अगर कभी पूछा जाए तो सत्येंद्र नाथ बोस थे जो इस गद्दी पर बैठे थे, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर पूछा जाए तो SN बनर्जी ने त्यागपत्र दे दिया था, जो सत्येंद्र नाथ बोस थे वो गद्दी पर बैठे रहे थे। ठीक, तो इस तरह करके आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो योग्यता के सिद्धांत के तहत ICS के पद पर बैठा, सत्येंद्र नाथ, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था और उसके समय आया ये 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसके सब प्रावधान आप समझ गए। फिर इसके बाद अब हेडिंग डाल लीजिए, अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1835 से लेकर 42 तक रहता है। इसके शासनकाल में कोई खास उपलब्धि रही नहीं, उपलब्धि बस इतनी रही कि इसने GT रोड का नाम दे दिया था। और इसके साथ साथ ही इसके समय अफगानिस्तान यानी अफगानों से पहला युद्ध हुआ है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से 42, 35 से 42, इसके समय समझना जरा, बंगाल से पेशावर तक एक रोड जाती थी। अगर आप मेरे सन्मुख होते तो मैं जरूर पूछता इस रोड का निर्माण किसने कराया था। तो आप सबको पता है ये जो रोड थी ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसे ही सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। यहीं पर इसने सराय भी बनवाई थी। तो इस बंगाल से पेशावर तक जाने वाली रोड को लॉर्ड ऑकलैंड ने नाम दिया था, इसने नाम दिया था GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, ध्यान रखोगे। इसके समय पहला अंग्रेज अफगान युद्ध भी हुआ और उस युद्ध में कहा जाता है अंग्रेजों की विजय हुई। ये युद्ध 1839 से 42 के समय हुआ था और इस युद्ध के बाद कहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना एक तरह से शासनकाल जो था वो समाप्त हो गया, क्योंकि इसके समय ज़्यादा समय तक ये रहा नहीं। 1839 से 1842 तक इसका अफगानिस्तान यानी अफगानों के साथ युद्ध ही चलता रहा। तो ज़रा देखेंगे 1839 से 42 प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध। इस युद्ध में शाह शुजा नाम का एक अफगान कह सकते हैं नेता था, उसको इन्होंने अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और आगे चलकर अफगानिस्तान में स्वयं तख्ता पलट हो जाता है। तो अंग्रेजों की इस युद्ध में ध्यान रखना विजय हुई है, बस इतना याद रखना। विजय किसकी हुई है? विजय अंग्रेजों की हुई
और ये जो अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा था वो अंग्रेजों को मिल गया था। तो ध्यान रखना, ये युद्ध पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध कब हुआ, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1839 से 42 के बीच ये युद्ध हुआ था। और 42 में फिर वो लॉर्ड ऑकलैंड जो था वो त्यागपत्र दे करके भारत से चला जाता है। फिर इसके बाद में कहा जाता है लॉर्ड ऑकलैंड की एक बहन थी जिसका नाम ईडन था। ये प्रश्न आपने कभी नहीं सुना होगा, मजाक आपको एकदम कह सकते हैं मन को तरोताज़ा कर देगा ये प्रश्न। ईडन ऑकलैंड की बहन थी, ऑकलैंड की बहन थी। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड की बहन ईडन थी और इसी के नाम पर कलकत्ता में ईडन गार्डन बनाया गया है। सब जानते होंगे क्रिकेट स्टेडियम है, तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, इसका निर्माण इसी ऑकलैंड के शासनकाल में शुरू हुआ था और अपनी बहन के नाम पर इसने इस ग्राउंड का, इस गार्डन का निर्माण किया था। ये कलकत्ता में है, आप सभी जानते हैं, और वर्तमान में एक क्रिकेट ग्राउंड है, यानी खेलने का मैदान है। तो ये था वास्तव में लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल, जिसके समय आपने समझ लिया। फिर इसके बाद 1800, जो अभी तक 33 में आपने देखा था कि दास प्रथा पर एक मंशा व्यक्त की गई थी, लेकिन दास प्रथा को बैन अभी तक नहीं किया गया था। ध्यान रखेंगे, दास प्रथा को बैन नहीं किया गया था, इसलिए इसके लिए कोई नियम भी नहीं बनाया गया। बंगाल नियम 5 के तहत इसी के शासनकाल में, बंगाल नियम 5 के तहत इसी के शासनकाल में दास प्रथा को बैन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, बंगाल नियम 5 के तहत दास प्रथा प्रतिबंधित। अब कोई दास नहीं बना सकता। दास प्रथा का मतलब यही था कि बिना किसी धन के, बिना किसी एक तरह से किसी पैसे के व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना, अपनी मर्जी के अनुसार उससे कार्य कराना, कुछ भी कार्य कराना। तो इस तरह से करके जो दास बनाए जाते थे अब वो नहीं बनेंगे। ये अंग्रेजों के शासनकाल में बैन कर दिया गया। इसका अगर देखो पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि दास प्रथा किस वर्ष प्रतिबंधित की गई, तो अब ये प्रश्न थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय कन्फ्यूजन में था, क्योंकि उत्तर दिया गया दास प्रथा का प्रतिबंध 1843 में। तो आप ये याद रखना, ये प्रतिबंध 43 में था, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल माना जाता है कि उसी के समय ये बैन की गई है। ध्यान रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि ये 1843 में उसमें पेपर में दिया हुआ था। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि 1843 में इसी के समय ये बैन की गई, जबकि इसका शासनकाल 42 में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह ये एक कह सकते हैं इतिहास में थोड़ी अपवाद किस्म की चीज़ है, लेकिन याद रखना अगर शासनकाल पूछा जाए किसका है तो लॉर्ड ऑकलैंड का, वर्ष पूछा जाए तो 1843 का। ये स्लेवरी सिस्टम था जो दास प्रथा को बैन कर दिया गया। वास्तव में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को ये एक कह सकते हैं मजदूरों की आवश्यकता थी, तभी इसको एक तरह से प्रतिबंधित किया गया कि अब कोई दास नहीं बना पाएगा, तो जो मजदूर हैं वो बाहर भागेंगे। तो ये जो दास होंगे ये अंग्रेजों के कारखानों में लगेंगे, अंग्रेजों को मजदूर की आवश्यकता है तो मजदूरी दूर हो जाएगी। तो ब्रिटिश कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता के कारण इसको बैन किया गया। यहाँ पर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने इस तरह से इसको दर्शाया है कि अंग्रेज ऐसा करना नहीं चाहते थे, उनसे ये भारत में दास प्रथा बैन हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने कारखानों को मजदूर मिले इस कारण इसको बैन किया था। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसी समय नेपियर नाम के एक व्यक्ति ने सिंध को जीता था। 1843 में ही नेपियर ने सिंध को जीता है। ध्यान रखना, नेपियर ने सिंध जीता। ये सिंध जो भारत में आप जानते हैं इस समय नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी 1843 की ही घटना है। ध्यान रखना, लेकिन ये दर्ज हम ऑकलैंड के शासनकाल में ही करते हैं। ध्यान रखना।
तो इस तरह करके ये लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं थी। नेपियर ने इसी समय सिंध को जीता है और दास प्रथा 1843 में ही प्रतिबंधित हो गई। तो इस तरह करके ये आपके सामने एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं थी। फिर इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आता है 1844 से, उसको आप पढ़ेंगे। इस बीच में एक साल के लिए वायसराय के रूप में गद्दी पर कोई नहीं बैठा और उस समय कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कार्यवाहक जो थे वही गद्दी पर रहते हैं। तो उस समय की एक घटना ये थी। इस समय कार्यवाहक के रूप में एलन बरो को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो आप सबने देखा कि कैसे ईडन गार्डन स्टेडियम का निर्माण हुआ और ये किसके नाम पर हुआ था, तो ऑकलैंड की जो सिस्टर थी ईडन, उनके नाम पर कलकत्ता में ईडन गार्डन की स्थापना हुई, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए, लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलन बरो गद्दी पर बैठते हैं, जो 1843 से लेकर के मात्र 2 वर्षों के लिए 1844 में गद्दी पर रहते हैं। तो लॉर्ड एलन बरो को समझना है। इनके समय की घटनाएं बस 2 ही प्रमुख हैं। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44, इनके समय की घटना एक तो प्रमुख ये है, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा प्रतिबंधित, दास प्रथा प्रतिबंधित किस वर्ष की गई, तो 1843 में। 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया बंगाल नियम 5 के तहत, जबकि 1833 में मंशा व्यक्त की गई थी कि दास प्रथा प्रतिबंधित हो जाए और उसके 10 वर्ष बाद बंगाल नियम 5 के तहत, अभी तक नियम नहीं बना था, बंगाल नियम 5 के तहत इसको दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्चुअल में था क्या, दास प्रथा क्यों प्रतिबंधित की गई, तो इसमें एक अंग्रेजों की बहुत सोची समझी चाल थी। ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बखूबी उठाया है। क्यों ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने क्यों दास प्रथा को एकदम से बंद करने की प्लान किया, तो एक्चुअल में अंग्रेजी कारखानों को मजदूरों की आवश्यकता थी और मजदूर अंग्रेजों को मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको रोजगार भारतीय जो लोग थे वही दिया करते थे। वो अपने घर में उनको रखे रहते थे, उनको रोजगार, खाना पीना, और अपने घर में रहने के कारण उनको अच्छे वस्त्र भी दे दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों को ये खलता था कि उन्हें मजदूर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए। तो कारखानों के लिए औद्योगिक जो क्रांति चल रही थी उसके लिए मजदूर भारत में उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो अब इसके लिए उन्होंने दास प्रथा प्रतिबंधित कर दी कि अब कोई दास बनाए मिल गया तो उसको बंगाल नियम 5 के तहत दंडित किया जाएगा। अब समस्या और आ गई कि ये सब दास प्रथा से बाहर आ गए, यानी दास प्रथा से बाहर आ गए और अंग्रेजी कारखानों में ये लग गए। तो ये वास्तव में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हित में लिया गया निर्णय था। ये भारतीयों के हित में निर्णय बाद में था, पहला निर्णय था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हित में। इसके साथ साथ ही इसी लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ही 1843 में एक और घटना हुई, जब भारत से अलग एक सिंध का क्षेत्र जो था वो जीता गया। ध्यान रखेंगे, 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ही नेपियर नाम के एक व्यक्ति ने, ध्यान रखना, (1843) में नेपियर ने क्या किया है, तो सिंध को जीता है। ध्यान रखना, सिंध जीत लिया, ध्यान रखोगे। तो इस तरह करके नेपियर ने 1843 में सिंध के क्षेत्र को जीत लिया। तो ये हमारे अभी तक एक तरह से कह सकते हैं जो एलन बरो थे उनके समय की 2 घटनाएं। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48, इसको अब जरा हेडिंग डाल लीजिए। इसके समय की कुछ घटनाएं प्रमुख हैं, उनको नोट कर लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जैसे अभी आपने देखा, एक थे वारेन हेस्टिंग, दूसरे थे लॉर्ड हेस्टिंग। इसी तरह आपको लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट पहले पढ़ना है। 1844 से 48 तक रहते हैं गद्दी पर। इनके समय की कोई खास घटना नहीं है। इनके समय बस एक ही प्रमुख घटना है कि प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध इस समय हुआ है 45 से 46 के बीच में। पहला अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ है। तो ये प्रश्न बस पूछा गया है, पहला अंग्रेज सिख युद्ध किसके समय हुआ। अंग्रेज सिख
युद्ध। अभी इन पर चर्चा आगे होगी सिखों के बारे में, तो मैं आपको सब बताऊंगा। अंग्रेज सिख युद्ध ये 1845 से 46 के बीच में हुआ है। ध्यान रखना, बस इतना याद रखना इसके शासनकाल में हार्डिंग के बारे में, किसके समय सिखों के साथ पहला युद्ध हुआ है। और अगर पूछा जाए पहला अंग्रेज सिख युद्ध किस वर्ष हुआ है, तो 1845-46 के वर्ष में ये युद्ध हुआ है। ध्यान रखेंगे, तो इतना आपको तैयार करना है। देखिए हिस्ट्री में धीरे धीरे करके हम अपने 1848 तक के जितने अभी तक गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे, भारत के गवर्नर जनरल रहे, उनको पढ़ रहे हैं। अब आपको इसके बाद एक महान गवर्नर जनरल रहे भारत के, लॉर्ड डलहौजी को पढ़ना है। उसका शासनकाल अपने आप में एक कह सकते हैं पूरा चैप्टर है। तो इतना आपको तैयार करना है। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने पेपर को ज़रूर ध्यान रखें कि हमें अपने पेपर को टारगेट करके हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझना है। चलिए इतना तैयार करके आइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।